स्कॉलरशिप की नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद बलीकार वेलकम। मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जैसा कि आपको पता है मैं इस वक्त चाइना में हूं और चाइना में मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हो, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने स्कॉलरशिप पार्ट 1 वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पे। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि किस टाइप की स्कॉलरशिप है, कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद आके आप ये वीडियो देखो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सुपरवाइज़र कैसे फाइन कर सकते हो। अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों अभी हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी पार्ट 1 वो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बेसिक बताई हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्कॉलरशिप की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो वीडियो आपको लाजमी देखनी है। अगर आप देखना नहीं चाहते वो वीडियो तो कोई मसला नहीं है, लाजमी नहीं है। आप इस वीडियो को भी देख के आप अपना माइंड बना सकते हो, आपको सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वाली वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी है, campuschina.org। ये वेबसाइट CSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि एक ही इनकी वेबसाइट है जो ऑफिशियल है। बाकी आपको गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उनसे CSE का कोई लेना देना नहीं है। उन पे डिफरेंट किस्म के एड्स आ रहे होते हैं, आप देखो तो वो काफ़ी दूसरे लोगों की, मतलब प्राइवेट एजेंसियों की हैं या प्राइवेट कुछ लोगों की हैं या कुछ एजेंट्स ने भी बनाई हुई हैं। तो वो आप अगर विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम ये वेबसाइट जो है वो ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको काफ़ी चीज़ें सही तरह से क्लियर नज़र आएंगी। तो यहाँ पे देखो आप वेबसाइट पे सारी चीज़ अवेलेबल है, मतलब अबाउट चाइना, चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन, फ्री डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, मतलब डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के जो कैटेगरीज हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम भी आप सर्च कर सकते हो। फिर डिफरेंट न्यूज़ वगैरह भी हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो ये है कि एप्लीकेशन गाइड फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें वो चीज़ें मेंशन है जो मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताई हैं। तो आप ये भी एक दफ़ा इसको रीड करके आप पूरा अपना माइंड बना सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CSE की 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। तो कैटेगरी A जो होती है वो आपके कंट्री में चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा है, उसके मातहत उनकी कोई एक एग्रीमेंट होती है, वो कुछ सेलेक्टेड या कोई उनका कोटा होता है, वो उतनी सीट्स देते हैं, तो आप उनके ज़रिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई राब्ता नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप HEC हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसमें आपको HSC के ज़रिए अप्लाई करना पड़ता है, HSC का फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, फिर वो CSE का भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो कैटेगरी B में करते हैं। असल में कैटेगरी A का मसला ये है कि उसमें कुछ सेलेक्टेड सीट्स होती हैं और सुनने में ये भी आ रहा है वो टेस्ट लेते हैं आपसे। फिर क्या होता है, जो ऑफिस में वो लोग काम करते हैं या बड़ी बड़ी जो पोस्टों पे जो लोग होते हैं वो अपने मनपसंद लोगों को, अपने मनपसंद जो बंदे होते हैं वो सिफारिश पे उनको वो सीट्स देते हैं। तो मेरे फ्रेंड के साथ भी पास्ट में एक सा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे दोस्त ने भी 2019 में अप्लाई किया हुआ था, तो उसने कैटेगरी A में पहले अप्लाई किया था। उसके साथ सीन ये हुआ कि उसने टेस्ट पास कर लिया। जब वो वेबसाइट पर गया रिजल्ट देखने के लिए तो उसकी रिजल्ट शो हो रही थी कि भाई आपने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन बाद में जैसे ही वो टाइम गुजरा, कुछ घंटे गुजरे, उसके बाद वो रिज़ल्ट वहाँ से गायब हो गया। तो वो उसने कॉल की, उसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वो वहाँ पे ऑफिस गया तो उधर उनको बोला कि ये रिज़ल्ट जो है वो गलती से अपलोड हो गया था। भाई गलती से कैसे अपलोड हो गया? आपने खुद अपलोड किया है, अभी आप जो है वो ड्रामे कर रहे हो। तो इस वजह से लोग जो हैं काफ़ी स्टूडेंट्स वो कैटेगरी A के ज़रिए अप्लाई नहीं करते। उनको पता है कि सारा जो है वो सिफारिश वाला मामला होता है। लेकिन हो सकता है कुछ मेरिट वाले बंदे भी आते हों, हो सकता है, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है, मेरिट वाले बंदे भी आते होंगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने दोस्त का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये इस तरह होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कैटेगरी B में अप्लाई करते हैं। कैटेगरी B में ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के ज़रिए डायरेक्ट अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो, फिर आप CSE का फॉर्म फिल करते हो। तो ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। तो उसके बाद अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको एडमिशन नोटिस वगैरह आ जाता है। उसके बाद जो कैटेगरी C है ना, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ उसका एग्रीमेंट होता है, जिसमें एजेंसीज आप देख रहे हैं नीचे ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज है। तो एक दफ़ा मैं आपको बोलूँगा कि इसको ज़रूर रीड कीजिएगा आप
और इसके अलावा नीचे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्यूरेशन क्या है प्रोग्राम्स की, कौन कौन से मेजर अवेलेबल, और यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह भी मेंशन है, कितना स्टाइपेंड वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी हुई है यहाँ पे। तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर उसको रीड कीजिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस भी है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। इसके अलावा एंड में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जब आप उनको कॉल करोगे तो कॉल उठाते हैं। मैंने पिछले दिनों कॉल की थी कुछ कंफर्म करने के लिए, तो उन्होंने कॉल उठाई थी। इसके बाद आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल का भी वो रिप्लाई करते हैं, तो आप उनसे इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर कोई मसला आपको आ रहा है पेश। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मौजूद प्रोविंस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की लिस्ट, यूनिवर्सिटीज़ की और प्रोग्राम्स की लिस्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना में टोटल कोई 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CSC स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। तो ये इनकी पूरी लिस्ट है, यहाँ पे प्रोविंसेस की लिस्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी आपको शो करेगा, ठीक है। आप अगर प्रोविंस वाइज जाओगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं हुनान प्रोविंस में हूँ, तो मैं हुनान को क्लिक करूँगा और यहाँ पे हुनान की जो है वो मेरे पास लिस्ट शो हो जाएगी। तो आप अभी देख रहे हैं हुनान में ये 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो CSC ऑफ़र करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैं मौजूद हूँ। तो मैं इस पर जाके देख सकता हूँ। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी खोलोगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बैचलर्स प्रोग्राम मिल जाएंगे, और जिन पे स्टार लगा हुआ है ना, ये प्रोग्राम CSC पे ऑफ़र होते हैं। अगर जिन पे स्टार्स नहीं है वो प्रोग्राम CSC पे नहीं होंगे, वो आप फीस पे होंगे, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे ट्यूशन फ़ी एक एस्टिमेट दिया होता है कि भाई इतनी ट्यूशन फ़ी ये है, लेकिन वो आपकी स्कॉलरशिप में कवर हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं है। ये मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो मास्टर्स के मेजर आ जाएंगे। फिर ये डॉक्टरल पे करेंगे तो डॉक्टरल के आ जाएंगे। ये नॉन डिग्री में ये होता है कि कुछ डिप्लोमा टाइप पे होते हैं, या चाइनीज़ लैंग्वेज या दूसरी चीज़ों के जो है ना डिप्लोमा टाइप पे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो उसको। अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स में आप देख रहे हैं कितने मेजर्स हैं, चाइनीज़ में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो आप उनको एक्सप्लोर करके तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपना मेजर इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। और जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे आपको कैंपस व्यू भी नज़र आएगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात है इस वेबसाइट की कि इन्होंने हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे कैंपस व्यू भी आपको देखने को मिलेगा, आप तस्वीरें वगैरह देख सकते हो। दूसरी वेबसाइट पे या दूसरी जो लिंक्स होती हैं उन पे आपको उस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। और यहाँ पे आप अकोमोडेशन भी, डोमेट्री भी देख सकते हो कि डोमेट्री किस तरह है। आपने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो सेम रूम उस तरह ही है। आप देख रहे हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, और यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स भी दिए हुए हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 कैंपसेस हैं, तो पूरे जो है उन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एक दफ़ा ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी पे जाके उस लिंक पे आप देख सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हम दूसरी वेबसाइट के जो दूसरे जो लिंक्स शो हो रहे होते हैं गूगल पे, उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा खैर, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये लिंक्स है दूसरे, ठीक है। और इस लिंक पे ये है कि अपने डिफरेंट मेजर की यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट दी हुई है, मतलब आपका मेजर जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी गाइड दी हुई है उन्होंने, बड़ा अच्छा काम किया हुआ इन्होंने, जो भी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये देखें आप, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हवाले से ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ हैं, आप देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की, मेरे मेजर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस के मेजर ऑफर करती है। तो इजीली आपको एक गाइड मिल जाता है, मतलब अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके मेजर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट जाके उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करके वहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं, आप देख रहे हैं। वुहान यूनिवर्सिटी भी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी भी है, हुआचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, सिचुआन यूनिवर्सिटी भी है, हुनान यूनिवर्सिटी, मतलब सब यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं। बेहांग यूनिवर्सिटी भी है, मेरा एक दोस्त यहाँ पे पढ़ता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप, ये जो campus.china.org की वेबसाइट है जो अभी मैंने आपको दिखाई, इसमें आपने जब ये अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इसका लिंक खोला तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दी हुई है। आप यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, या आप जस्ट गूगल पे भी जाके जब आप लिखोगे ना सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, तो आपको ये डिफरेंट लिंक्स देगा। आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा सकते हो, स्कूल्स जो डिपार्टमेंट्स हैं उधर भी जा सकते हो, या एडमिशन की गाइड पे भी जा सकते हो। उसको मतलब डिफरेंट चीज़ें आपको वो शो कर रहा होता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में शो नहीं कर रहा होता, आपको फाइंड करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये शो कर रहा होता है इस तरह। तो आप इजीली जाके यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस लिंक पे तो आपके पास ये लिंक खुल जाएगा। फिर जब आप स्कूल्स को क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला लिंक खुल जाएगा। तो ये वाला जब लिंक खुल जाएगा तो आप इजीली, तो आपका जो मेजर है आप उस लिस्ट में जाके आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हो,
जिधर से आप प्रोफेसर की लिस्ट, फैकल्टी की लिस्ट फाइंड कर सकते हो। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो चाइनीज़ में होती हैं, वो इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन आराम से हो जाती है। अगर किन की इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होती तो आप उनको रिफ़्रेश करोगे तो रिफ़्रेश करने के बाद वो हो जाती है। और कहीं का क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए होते हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश। तो हम सीधा इसको इंग्लिश में कर लेंगे तो इंग्लिश में वेबसाइट अवेलेबल है। क्योंकि सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने जो है वो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की इंग्लिश में पेजेस नहीं होते, आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है गूगल क्रोम की हेल्प से, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी दिया होता है। तो ये डिपेंड करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी एंड स्टाफ में, आपको यहाँ पे सुपरवाइज़र पे आ जाना है। तो ट्रांसलेशन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है डॉक्टरल सुपरवाइज़र की, और यहाँ पे नीचे लिस्ट आ गई है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो अगर आप मास्टर्स के हैं तो आप नीचे वाली लिस्ट यूज़ करोगे, अगर आप डॉक्टरल पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये ऊपर वाली लिस्ट यूज़ करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मास्टर्स के हूँ तो मैं कुछ भी मतलब कि या नंबर वाइज आप कर लें या कुछ रेंडमली कर लें, आप उनकी जो है वो प्रोफाइल ओपन कर सकते हो। उस पर जस्ट राइट क्लिक करके आप उनकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आपको मेक श्योर करना है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो उस हिसाब से आप जैसे ही विजिट करते जाएंगे आपके प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मैच होता जाएगा, तो आप उनको इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो और इजीली आप उनकी ईमेल उठा के आप उनको मेल कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे दो सुपरवाइजर्स की वो प्रोफाइल खोली हुई है, आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो ये सुपरवाइज़र जो है डॉक्टरल को भी कर रहा है और मास्टर स्टूडेंट्स को भी कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर, उनकी फैकल्टी के ऊपर। तो नीचे अभी आप देख रहे हैं इसकी प्रोफाइल, एजुकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ये वो। यहाँ पे आ गए हम रिसर्च डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन आपको चेक करना है कि आया आपका रिसर्च डायरेक्शन ये है या कुछ और। तो अगर आपका यही रिसर्च इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसकी ईमेल उठाओगे और जाके उसको ईमेल आप सेंड करोगे। सेम काम आपको दूसरे प्रोफेसर के साथ करना है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है। नीचे उसकी प्रोफाइल आप देखो, वर्क एक्सपीरियंस सारा कुछ देखो। तो आपको रिसर्च डायरेक्शन देखना है, अगर आपका भी रिसर्च डायरेक्शन यही है तो यही काम करना है आपको। यहाँ से इसकी ईमेल उठानी है और उसको ईमेल करनी है, ठीक है। तो ये हो गई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की। ये मैंने आपको एक डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल दिखाई है। आप इस तरह से अपने डिपार्टमेंट में जाके आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से और अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेसर फाइंड कर सकते हो। अभी ये सवाल आता है कि कितने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और मेरे जो दोस्तों का एक्सपीरियंस है, हम ये सजेस्ट करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक दिन में आपको 8 से 10 प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। काफ़ी बोलते हैं 15-20 को भी करो, काफ़ी बोलते हैं 4-5 को भी करो, लेकिन हमारी जो रिकमेंडेशन वो ये है कि 8 से 10 प्रोफेसर्स को आपको ईमेल करनी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। ये आपको भी आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह से फैकल्टी लिस्ट फाइंड करके आप उनको ईमेल कर सकते हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एंड में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की प्रोफेसर्स की लिस्ट देने जा रहा हूँ जो कि मेरे मेजर के हवाले से। अगर आपका मेजर कंप्यूटर साइंस है तो आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके खाली फैकल्टी की लिस्ट, वो लिंक क्लिक करोगे तो आपको वो फैकल्टी लिस्ट नज़र आ जाएगी। आप वहाँ पे जाके प्रोफेसर्स की ईमेल्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप दूसरे मेजर्स के भी हैं तो भी मैं आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर सब मेजर्स नहीं है, उसमें फिर कुछ मेजर्स की वो डायरेक्ट लिस्ट हैं। तो अभी हम आते हैं छोंगचिंग यूनिवर्सिटी पे। छोंगचिंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप जाके छोंगचिंग यूनिवर्सिटी लिखोगे गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ऑप्शंस। आप जैसे आप छोंगचिंग यूनिवर्सिटी पे इसको क्लिक करोगे फैकल्टीज एंड स्कूल को, तो आपको ये इस पेज पे लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मेजर्स हैं, आप देख रहे हो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस, फिर मुख्तलिफ हैं जो आपका मेजर है। फॉर एग्जांपल मेरा ये फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैं स्कूल ऑफ बिग डेटा एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफेसर्स, एसोसिएटिव प्रोफेसर्स। अच्छा, ये बात आपको जहन में रखनी है कि आप खाली प्रोफेसर्स और एसोसिएटिव प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हो, आपको लेक्चरर्स को ईमेल नहीं करनी। लेक्चरर्स को करोगे फ़ायदा नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। प्रोफेसर्स आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रोफेसर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। काफ़ी प्रोफेसर्स नहीं करते, आप कोई 100 ईमेल्स करते हो तो आपको रिप्लाई में खाली 3 या 4 ईमेल्स आती हैं, और उनमें से कोई आपको एक प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर भी। मैंने जो लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो मुझे तकरीबन 6 एक्सेप्टेंस लेटर मिले। रिप्लाई तो मुझे 12-13 ने किया था, लेकिन फिर बाद में बात नहीं बनी, 6 मुझे एक्सेप्टेंस मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो एडमिशन हुई है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में, उसका मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, वो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर की हुई है। जहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस लेटर था वहाँ पे मेरी एडमिशन नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाने वाला हूँ एक्सेप्टेंस लेटर के, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिला है
तो उसका मतलब नहीं है कि आपकी एडमिशन कंफर्म होगी। ये आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने चोंगचिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे देखो प्रोविजनल वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि मुझे कंफर्म एडमिशन मिलेगी। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, इस तरह का ये एक्सेप्टेंस लेटर होता है। और नीचे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है, दिस फॉर्म कैन बी यूज एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द एप्लीकेशन। बस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम चोंगचिंग यूनिवर्सिटी। तो ये बात आपको मेक श्योर करनी है कि ये आपको नहीं समझना कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया मतलब आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई। ये मेरा दूसरा एक एक्सेप्टेंस लेटर है, ये एस्कट का है, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें भी आप देख रहे हैं ये सारा, मतलब ये एक एक्सेप्टेंस लेटर का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मेजर के हिसाब से और अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से फैकल्टी लिस्ट फाइंड करके और प्रोफेसर्स की ईमेल आप ढूंढ सकते हो, तो आप उनको फिर ईमेल करोगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये पता चलूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है कुछ लिंक्स की, जिनको आप डायरेक्ट यूज़ करके आप वो फैकल्टी की लिस्ट फाइंड कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट उसमें फैकल्टी लिस्ट हैं। तो ये जो है मेरे मेजर्स की है, सारी कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है। चोंगचिंग यूनिवर्सिटी थी, ये सारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने जो काम किया था, मैंने जो यूनिवर्सिटी ढूंढी थी, फाइंड की थी, वो सारी ये लिस्ट मैंने बनाई थी, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये एक दूसरी लिस्ट है, ये किसी और बंदे ने बनाई है, इस पर भी काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो ईमेल करोगे प्रोफेसर को, वो ईमेल किस तरह की होगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सैम्पल्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके ऊपर है आप किस तरह से ईमेल लिखते हो। अगर आप खुद लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप इस सैम्पल को फॉलो करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करनी है, क्योंकि सब इसी ईमेल्स को फॉलो कर रहे होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि वो स्पैम में चली जाती हैं, क्योंकि वो वर्ड्स रिपीट होते जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ नए वर्ड्स यूज़ करें, कम से कम जो है वो थोड़ा बहुत उसका प्लेजरिज्म जो है वो ख़त्म करें। आप काफ़ी टूल्स आती हैं प्लेजरिज्म को रिमूव करने की, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको खुद भी रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मेरे पास मौजूद है, एक सिंपल मेरे पास मौजूद है, ठीक है। आप उसको फॉलो करके आप ईमेल कर सकते हो। और एक दूसरा भी मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो और अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। अपने मेजर के हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, तो आप जो ईमेल करोगे प्रोफेसर को, तो उस टाइम पे आप सबसे पहले तो ईमेल लिखोगे प्रोफेसर की। उसके बाद आप सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे। सब्जेक्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स और जो हमने जो टर्म्स वो यूज़ की थी वो आपके सामने भी हैं। आप ये लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल टर्म है ये। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर CSE स्कॉलरशिप, ये भी लिख सकते हो आप। इसके बाद ये जो टर्म है ना नीचे वाली, ये थोड़ी अट्रैक्टिव है, रिक्वेस्ट फॉर योर काइंड सुपरविजन। इसके अलावा भी आप काफ़ी टर्म्स सर्च कर सकते हो गूगल पे, या आप अपने आइडिया के हिसाब से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरा मकसद आपको एक आइडिया बताना है कि आप इस तरह की टर्म्स या आप इस तरह जो है वो कर सकते हो। अच्छा, तो आप ईमेल में और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। CV आपको लाजमी अटैच करनी है। CV बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आपको काफ़ी गूगल पे ऑनलाइन सैम्पल्स मिल जाएंगे, या आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करके, जो मैं अभी आपको टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ, उनको भी फॉलो करके आप बना सकते हो। तो अभी आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट, ये टेम्पलेट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसमें अपनी डिटेल्स, एजुकेशन की, एक्सपीरियंस, अपना नाम वगैरह फिल करके इसको आप बना सकते हो। अच्छा, ये टेम्पलेट या ये फॉर्मेट लाजमी नहीं है, आप अपना कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये दूसरा भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेम्पलेट को या कौन से सैंपल को फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास तीसरा भी एक ऑप्शन है, आप लेटेक्स पे भी अपनी CV बना सकते हो। तो लेटेक्स पे बनाने के लिए आपको ये overleaf.com ये वाली वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जैसे ही टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे ना, ऊपर यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, तो टेम्पलेट्स पे जाके आप यहाँ पे रिज्यूमे या CV पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको डिफरेंस के जो टेम्पलेट्स है वो आपको शो करेगा। उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज़ करके आप बना सकते हो। काफ़ी लोग समझते हैं हमें लेटेक्स नहीं आती, हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो कोडिंग होती है, ये होता है वो होता है। इसमें आपको कोई कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल टेम्पलेट ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, आपको खाली अपनी चीज़ें उसमें एडिट करनी पड़ती हैं। तो फॉर्मेट ऑलरेडी होता है, आपको जस्ट फॉर्मेट में अपने नाम, अपनी डिटेल्स, अपने एजुकेशन के हिसाब से, वर्क एक्सपीरियंस, वो चीज़ें ऐड करनी होती, तो उसमें कोई मसला नहीं। लेटेक्स की जो CV बनती है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ईमेल में CV के साथ साथ स्टडी प्लान या अपना रिसर्च प्रपोजल ऐड कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहो तो, लेकिन लाजमी नहीं है।
अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आप खाली अपनी सीवी ईमेल में अटैच कर सकते हो। स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट का कोई मसला नहीं है। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आप रिसर्च प्रपोजल लाजमी अटैच करें, क्योंकि काफ़ी दोस्त और सीनियर्स ये रिकमेंड करते हैं कि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप हर चीज़ उसी टाइम पे अटैच करके ईमेल में भेज दें। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीएचडी की हैं मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिसर्च प्रपोजल अपने रिसर्च एरिया के हिसाब से बना के आप सेंड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ सैम्पल्स। मेरे पास कुछ पर्सनल स्टेटमेंट के टेम्पलेट सैंपल पड़े हुए हैं, आप अभी देख सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये कंप्यूटर साइंस का है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। पर्सनल स्टेटमेंट में स्टडी प्लान में ये होता है कि आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका बैकग्राउंड, आपने बैचलर्स में क्या क्या पढ़ा है, आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ बातें, और उसके साथ साथ आपने फ्यूचर में क्या काम करना है, आपने रिसर्च किस टॉपिक पे करनी है, चाइना आप क्यों आ रहे हो, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों डिसाइड किए। तो उस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। आप ऑनलाइन भी सैंपल्स चेक कर सकते हो, गूगल पे काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिधर से आपको गाइड मिल सकता है, इस हवाले से आप देख सकते हो। और इसमें कम से कम जो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो ऑफिशियली 800 वर्ड्स होते हैं, मतलब 800 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए मिनिमम। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ 500 वर्ड्स भी रिक्वायर करती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है। लेकिन सीएससी का कम से कम आपके 800 वर्ड्स, 800 वर्ड्स होने चाहिए। जो रिकमेंडेड वर्ड्स हैं, जो सजेस्ट करते हैं लोग, वो 800 से 1200 के दरमियान, मतलब 1200 के अगर ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो फिर ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं करता इतना। तो कम से कम 800 से 1200, 1000, 900, 1000, 1100 के दरमियान होना चाहिए आपका। तो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप ज़्यादा सिंपल्स इसको गूगल पे आप देख सकते हो। अच्छा, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल में प्लेजरिज्म ना हो। अगर आप खुद लिख रहे हो, अपना खुद लिख सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हो तो कम से कम आप उसका प्लेजरिज्म रिमूव करो। आपको काफ़ी प्लेजरिज्म रिमूव करने की टूल्स मिल जाती हैं। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि ये चेक नहीं करते, इनके पास इतना टाइम नहीं होता प्लेजरिज्म वगैरह, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी इनका मन चेंज हो जाए, दिल इनका चेंज हो जाए, दिमाग घूम जाए, तो ये कर सकते हैं। तो कम से कम आप अपने हिसाब से फुल तैयारी करें। आप कोई इनको मौका न दें आपकी जो है वो एडमिशन को रिजेक्ट करने का या आपको एडमिशन न देने का। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं मेरे पास दूसरा एक पर्सनल स्टेटमेंट है बायोमेडिकल साइंस का। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, फिर अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट या आप स्टडी प्लान बना सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम जो है ना खुद उसको लिखने का ट्राई करें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, कहीं से आप कॉपी कर रहे हो, तो आप प्लेजरिज्म लाजमी रिमूव करें। क्योंकि पिछले दिनों में देख रहा था यूके में, पता नहीं यूएसए में, एक बंदे की एडमिशन हो गई। एडमिशन के बाद उसकी वो एडमिशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पता चला कि उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे एडमिशन के टाइम पे, स्टडी प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल वगैरह, उसमें प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो गया। तो ये बड़ी मायना रखता है, आपको उस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, तो अभी मेरे पास कुछ रिसर्च प्रपोजल के सैंपल्स पड़े हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बंदे का है। तो आप इस तरह के अपना मेजर के, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हवाले से अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। तो रिसर्च प्रपोजल में जो मेन चीज़ें होती हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड नॉलेज उस टॉपिक के हवाले से, फिर रिलेटेड वर्क, पिछला जो काम क्या हुआ है उस टॉपिक के हवाले से, और आप आइंदा क्या करोगे, मेथड्स, टाइमलाइंस वगैरह, वो सारा कुछ आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। और एंड में आपको रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं। अच्छा, ये कम से कम आपका 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, 1000 वर्ड्स। अगर उससे ऊपर भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सैम्पल्स को देख के अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, और काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट से भी आप आइडिया ले सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं अपने मेजर के हिसाब से, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से, कि फील्ड में पहले क्या हो चुका है और आप क्या करने वाले हैं। तो सैम्पल्स में आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप दूसरी वेबसाइट्स पे, गूगल पे, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अच्छा बनाओगे और कोशिश करोगे कि आप किसी का कॉपी किया हुआ नहीं उठाओगे, अपना काम करोगे, अपनी इसमें एफर्ट्स लगाओगे, तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस भी आपको मिल जाएगा। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक दफ़ा जाके इनको देख लीजिएगा, आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी एक ईमेल जो मैंने लास्ट टाइम प्रोफेसर्स को सेंड की थी, एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट मैंने लिखा था रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, और उसके अलावा ये ईमेल है, ठीक है, प्रोफेसर की। ये मैंने अपनी सीवी भेजी थी, और ये मैंने पूरा जो है वो ईमेल में लिखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लाजमी नहीं है आप इसको फॉलो करो। आप अपनी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो, दूसरी जगहों से भी आप जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे, सैम्पल के तौर पे चीज़ें उठा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे। मेरा मकसद आपको एक कंप्लीट एक गाइड देना है, चीज़ें बताना है, ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी।
CSE के हवाले से, और प्रोफेसर्स को कैसे फाइंड करें, किस तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फैकल्टी की लिस्ट में क्या क्या करना है, किस तरह प्रोफेसर की ईमेल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कवर नहीं किया हो, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम पे। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।